अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं अब्दुल अलीम सर इल्म सरदार उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज देपुर धुले से आप लोगों का फिर से इस्तकबाल करता हूं इल्म दिफा की अगली वीडियो में। आइए हम लोग बात करते हैं भारत के दिफाई मराहिल में से तीसरे मरहले की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि दूसरा मरहला इस साल हमारे निसाब से खारिज कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग तीसरे मरहले पर पहुंचते हैं। तीसरा मरहला जो सन 1971 से 1991 के दरमियान का था। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तीसरे मरहले की उस वक्त की बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या थी। तो उस वक्त की अगर बात की जाए तो सन 1972 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने सोवियत रूस का दौरा किया था। यहाँ पर इन्होंने सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लियोनार्ड ब्रेज़नेव से मुलाकात की थी। इन दोनों के दरमियान में जो सर्द जंग चल रही थी, इसको कम करने के लिए कुछ मुआहदे किए गए थे, जिसे डिटेंट कहा जाता है। डिटेंट इसके मानी होते हैं तनाव को कम करना। डिटेंट ये दोस्ती के बारे में नहीं था, यानी कि ये लोग एक दूसरे से दोस्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके दरमियान में जो आपसी तनाव था इसको दूर करने की कोशिश की जा रही थी। इन दोनों ममालिक ने शऊरी तौर पर इनके दरमियान जो तनाव था उसको कम करने की कोशिश की थी, लेकिन ये महज एक दिखावा था। उस वक्त की बैनुल अक़वामी सतह की जो टाइम्स मैगजीन थी उसके कवर पेज पर ये एक तस्वीर शायद की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि भाई दोनों एक दूसरे से हाथ तो मिला रहे, लेकिन इनके दूसरे हाथ में असलाजात अब भी मौजूद थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए अब भी तैयार थे। इसी दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ने चीन का भी दौरा किया था। चीन, जहां पर 1949 में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई थी, उस वक्त अमेरिका ने चीनी हुकूमत को मंजूरी नहीं दी थी, उसको मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन 1972 के दौरे के बाद चीन ने खुद ब खुद माओ से तुंग की कम्युनिस्ट हुकूमत को तस्लीम कर लिया था। हालांकि इसके पीछे इनका मकसद ये था कि भाई चीन से दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाए और रूस की ताकत को कम किया जाए। उस वक्त की एक अहम पेशरफ्त ये भी थी कि सन 1980 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई थी। ये हुकूमत सोवियत रूस की मदद से ही कायम की गई थी, इसीलिए सोवियत रूस ने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान का साथ दिया था। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो मकामी लोग थे, जिन्हें अफ़गान मुजाहिदीन कहा जाता है, इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकाबला किया। नतीजा, लड़ाई में अफ़गान मुजाहिदीन को शिकस्त हुई और उन्हें पीछे हटना पड़ा था। इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर पनाह ली। नतीजा, पाकिस्तान और अमेरिका इन दोनों ने मिलकर मुजाहिदीन की मदद की। हालांकि इनका मकसद ये था कि पशे पुश्त, यानी कि अफ़गान मुजाहिदीन को सामने रखकर ये इनडायरेक्टली रूस से लड़ना चाहते थे, क्योंकि रूस की पूरी मदद अफ़गान कम्युनिस्ट हुकूमत को थी। 1980 की दहाई में सोवियत रूस में भी कुछ तब्दीलियां हुई थी। हालांकि रूस की फ़ौज उस वक्त अफ़गानिस्तान में अफ़गान मुजाहिदीन का मुकाबला कर रही थी, जिनको अमेरिका की मदद हासिल थी। लेकिन 1980 में कुछ तब्दीलियां हुई। मिखाइल गोर्बाचोव ये रूस का हुक्मरान बना, जिसने कुशादगी और तंजीमी नौ की पॉलिसी का ऐलान किया, जिसे रूसी ज़बान में पेरोस्तरवीका और ग्लासनोसत कहा जाता है। कुशादगी और तंजीम नौ, यानी कि ये पूरी तरीके से अपनी हुकूमत को साफ़ सुथरी रखना चाहता था। ये भी चाहता था कि भाई किसी तरीके का तनाव हुकूमत के ऊपर ना रहे। इसी के तहत 1990 में इसने अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया था, और ये जो एक तनाव शुरू हुआ था अमेरिका और रूस के दरमियान में, ये ख़त्म हुआ। हालांकि इसी दौर में सन 1989 में ही मशरकी यूरोप में एक इनकलाब बर्पा हुआ था। मशरकी यूरोप में यूरोप के कई ममालिक जहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत कायम थी, यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ के अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और इन्होंने जमहूरियत के क़याम के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी, जिसमें चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे बड़े ममालिक भी शामिल थे। बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक का इसकी वजह से वजूद हुआ था। बर्लिन की दीवार गिरी। बर्लिन यानी कि जर्मनी, जो उस वक्त तो हिस्सों में बटा हुआ था, मशरकी और मगरबी जर्मनी में कम्युनिस्ट हुकूमत के खात्मे के साथ ही ये दोनों ममालिक मुत्तहिद हो गए और यहाँ पर जमहूरियत कायम हुई। इसी इनकलाब का नतीजा ये था कि सन 1991 में सोवियत रूस टूट गया, और ये जो कम्युनिस्ट सुपर पावर मुल्क था, ये इसकी हुकूमत पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई। इसके साथ ही सर्द जंग का खात्मा भी हो गया था। अगर आप लोग इस नक्शे पर नज़र डालें तो नक्शे में आप लोगों को 15 ममालिक नज़र आ रहे होंगे। जो गुलाबी वाला 11 नंबर का मुल्क है, ये सोवियत रूस था।
सॉरी, ये पूरे 15 ममालिक मिलकर सोवियत रूस हुआ करता था, लेकिन 1971 में, सॉरी 1991 में इसके टुकड़े हुए और रूस से अलग होकर 14 नए ममालिक वजूद में आए थे। अब रूस में तो कम्युनिस्ट हुकूमत थी, लेकिन बाकी जो ममालिक वजूद में आए थे, यहाँ पर जमहूरियत पूरी तरीके से कायम हुई। रूस की जो फौजी ताकत थी ये बहुत कम हो गई थी। बात करें इस वक्त की भारत की पॉलिसी की, यानी कि इस वक्त भारत की पॉलिसियाँ क्या थी, तो सन 1971 में आज़ाद बांग्लादेश का क़याम हुआ था। देखिए नक्शे में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आज़ादी के वक्त का भारत का नक्शा है। हरे कलर का जो पट्टा नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान का है। बाएं जानिब आप लोगों को वेस्ट यानी कि मगरबी पाकिस्तान और दाएं जानिब ईस्ट पाकिस्तान आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। 1971 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, जहां पर मशरकी पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई। अब हुकूमत इनकी ही बननी थी क्योंकि इलेक्शन में नताइज इनके हक में आए थे, लेकिन मगरबी पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं थी। इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। नतीजा पाकिस्तान में, ख़ास तौर से मशरकी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इनकलाब बर्पा हुआ। मगरबी पाकिस्तान ने फ़ौज का सहारा लेकर यहाँ की अवाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। नतीजा ये हुआ कि मशरकी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश कहलाता है, इन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने इनकी मदद की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान में 1971 में जंग हुई। जंग में भारत को फतेह हासिल हुई। जंग जीतने के बाद भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को एक नया मुल्क बांग्लादेश के तौर पर कायम किया था। इसी दौरान, इसी दौर की, इसी दहाके की दूसरी एक अहम पेशरफ्त ये थी कि सन 1974 में भारत ने अपने पहले एटमी धमाके की जांच का तजुर्बा किया था। 18 मई सन 1974 को राजस्थान के पोखरन में भारत ने यह एटमी धमाका किया था। देखिए ये जो दौर था, ये एटमी असलाजात की दौड़ का दौर था। इस दौर में तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक एटमी असलाजात हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला आराई कर रहे थे। इसी का एक हिस्सा था कि 1974 में भारत ने एटमी धमाके की जांच का तजुर्बा किया। इस दौर की दूसरी अहम पेशरफ्त ये थी कि सन 1975 में सिक्किम, जो उस वक्त तक भारत में शामिल नहीं था, सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। आज़ादी के बाद जो रियासतें भारत में शामिल नहीं थी उसी के तहत सिक्किम भी आता था, तो सिक्किम को भी भारत में ज़म कर लिया गया। इसके अलावा दहशतगर्दी, ये उस दौर की, उस मरहले की सबसे अहम बात थी। ख़ास तौर से पंजाब में खालिस्तानी दहशतगर्द उस वक्त बड़े पैमाने पर सरगर्म हो रहे थे। इन्होंने पंजाब में खालिस्तान के नाम से एक अलग मुल्क की डिमांड रखी हुई थी। उसके साथ ही कश्मीर में भी दहशतगर्द तंजीमें उस वक्त बढ़ती हुई चली जा रही थी। खालिस्तानी दहशतगर्दों ने सन 1984 में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का कत्ल किया था। अब देखिए उस वक्त की सूरत हाल भारत की किस तरीके से तब्दील हो रही थी। कांग्रेस की एक मजबूत हुकूमत उस वक्त मुल्क में कायम थी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से खालिस्तानी दहशतगर्द नाराज़ थे। ख़ासतौर से सिख तबका हुकूमत से नाराज़ था। उसी का नतीजा था कि 1984 में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल के बाद राजीव गांधी को रातों रात भारत का वज़ीर आज़म बना दिया गया, लेकिन 5 साल हुकूमत के बाद LTTE के दहशतगर्दों ने उनका भी कत्ल कर दिया। उसके बाद 1990 से 1991 के दरमियान में पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, फिर उसके बाद चंद्रशेखर और उसके बाद HD देवेगौड़ा, ये भारत के वज़ीर आज़म बने, लेकिन भारत में कोई भी मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं कर सका था। 1991 में लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस के PV नरसिम्हा राव की सदारत में भारत में एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम हुआ था। इस मरहले की कुछ और पेशरफ्त की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं एटमी पॉलिसी की। सन 1964 में चीन ने अपने पहले एटमी धमाके की जांच का तजुर्बा किया था। आप लोगों को स्क्रीन में लेफ्ट साइड में जो एटम बम नज़र आ रहा है, ये वही बम था जो चीन ने धमाके के तौर पर इस्तेमाल किया था। उस वक्त के हर अखबार में फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ शाये हुई थी। अब इससे भारत को सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि 1962 में भारत चीन जंग हुई थी, जिसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और 64 में एटमी धमाका करने के बाद भारत को इस बात का खतरा हो गया था कि अगर अब चीन भारत पर हमला करेगा तो एटमी असलाजात इस्तेमाल कर सकता है, जिससे भारत के दिफा को खतरा हो सकता है। इसीलिए उस वक्त के भारत के जो वज़ीर आज़म थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने अपनी एटमी पॉलिसी में पहली अहम तब्दीली की। उन्होंने कहा
था कि एटमी हथियारों के खिलाफ भारत की मुखालिफत मुस्तकिल नहीं है। यानी कि अब तक भारत जो कह रहा था कि हम एटमी असलाजात नहीं बनाएंगे, ये इसकी मुखालिफत भारत कर रहा था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम मुस्तकिल तौर पर इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि पुरअमन इस्तेमाल के लिए एटमी तजुर्बात करवाए। यानी कि इन्होंने कह दिया था कि अब हम भी एटमी असलाजात हासिल कर सकते हैं। उसी का नतीजा था 1974 में पोखरण के पहले एटमी धमाके की जांच का तजुर्बा। उस वक्त भी जो भारत की वजीर आजम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने यही कहा था कि हम एटमी असलाजात का इस्तेमाल पुरअमन तरीके से करेंगे। हम लोग किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई इसके ज़रिए से नहीं करेंगे। हम एटमी असलाजात बनाकर सिर्फ ये जाहिर करना चाहते हैं कि भारत भी एटमी ताकत वाला मुल्क है, ताकि भारत पर हमला करने से पहले दूसरे ममालिक इस बात को मद्देनज़र रखें। भारत ने पूरी तरीके से ये बात क्लियर कर दी थी। दूसरी अहम पेशरफ्त ये थी समंदरी पॉलिसियों की। देखिए, समंदरी पॉलिसी, समंदर, बैनुल-अक़वामी तिजारत पूरी तरीके से समंदरी रास्ते से ही होती है। बहर हिंद, अगर हम लोग दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो बिल्कुल दरमियान में नज़र आता है, और बैनुल-अक़वामी तिजारत के बहुत सारे रास्ते बहर हिंद से होकर गुजरते हैं। 1940 तक यहाँ बहर हिंद में बरतानिया की एक बड़ी मौजूदगी थी, यानी कि बहुत सारे इलाकों पर बरतानिया कब्जा था। लेकिन 1968 में बरतानिया ने नहर स्वेज़ जिसकी वजह से पहली आलमी जंग भी हुई थी इस रास्ते को लेकर, क्योंकि ये नहर स्वेज़ जो थी ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका को जोड़ने वाला एक अहम बहरी रास्ता भी था। यहाँ पर बरतानिया का कब्जा था, लेकिन 1968 में बरतानिया ने यहाँ से पीछे हटने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका और रूस के दरमियान, जो उस वक्त सर्द जंग में शामिल थे, अमेरिका और रूस के दरमियान में मुकाबला आराई शुरू हुई। इन्होंने समंदर में, ख़ास तौर से बहर हिंद में अपने बहरी अड्डे तामीर करने शुरू किए थे। ये बहर हिंद में बालादस्ती का मुकाबला कहलाता है। अंग्रेज़ों ने तो यहाँ से अपने बहरी बीड़े वापस बुला लिए थे, ख़ास तौर से उन इलाकों को अमेरिका और रूस दोनों हासिल करना चाहते थे। दोनों के दरमियान में मुकाबला आराई शुरू हुई। हालांकि भारत ने उस वक्त अपना नज़रिया साफ किया कि भाई हम किसी भी तरह की मुकाबला आराई से गुरेज करते हैं, और भारत ने इसकी मुखालिफत की और कहा कि बहर हिंद को अमन का जोन रखा जाए, यानी कि बहर हिंद में अमन के इलाके कायम रखे जाए, क्योंकि इन दोनों ममालिक की वजह से यहाँ के अमन को ख़तरा लाहक हो रहा था। एक तरफ अमेरिका की फ़ौज, दूसरी तरफ रूस की फ़ौज, इन दोनों फ़ौजों की वजह से अमन को ख़तरा लाहक हो रहा था। इसीलिए भारत ने कहा कि भाई इन खतरात को कम किया जाए, ये एक अमन का इलाका है, अमन का जोन है। 1971 में जब जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान में, तब भारत को एहसास हुआ कि बहरी फ़ौज कितनी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इस जंग में भारत ने बहरी फ़ौज का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया हुआ था। ये देखिए नक्शे में, अगर हम लोग देखें, जो यहाँ पर लाल स्टार आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये स्वेज़ कैनल यानी कि स्वेज़ नहर का है। ऊपर का हिस्सा यूरोप और नीचे अफ्रीका और एशिया के इलाके यहाँ से जुड़ते हैं, जो बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए अहम रास्ता माना जाता है। बात करते हैं हम लोग तीसरी पेशरफ्त तो श्रीलंका की। देखिए, श्रीलंका में 1970 में नस्ली तनाज़ा शुरू हुआ था। अब नस्ली तनाज़ा क्या था, मुख्तसर में पहले इसको जान लेते हैं। श्रीलंका, यहाँ पर सिंहली नस्ल के लोग आबाद थे, और श्रीलंका के मशरक़ी शुमाली इलाके जो भारत से लग करता, यहाँ पर तमिल अवाम थी। तो सिंहलियों और तमिल अवाम के दरमियान में इख्तिलाफ़ात हुए थे। अब जो तमिल अवाम थी, इसकी एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान में भी थी, तमिलनाडु और केरला के इलाकों में भी ये लोग आबाद थे। अब इनके दरमियान में जब इख्तिलाफ़ात हुए, तो इस इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए श्रीलंका की हुकूमत ने भारत से सालिसी करने को कहा था। इन्होंने भारत से कहा कि भाई आप लोग आए और इन दोनों के दरमियान में जो इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, जो खाना जंगी चल रही है फिलहाल श्रीलंका में, इसको ख़त्म करें। इसके तहत भारत और श्रीलंका के दरमियान में उस वक्त जो भारत के वज़ीर आज़म थे राजीव गांधी, और श्रीलंका के जो सदर थे जोनेस रिचर्ड जयवर्धन, इनके दरमियान में 1987 में एक मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के तहत भारत ने एक अमन फ़ौज श्रीलंका में भेजी थी। इस फौज ने आकर यहाँ पर जो खाना जंगी चल रही थी उसको ख़त्म किया था। ऐसा ही एक वाक़या उस वक्त बहर हिंद में मालदीव में हुआ था। नक्शे में आप लोगों को नज़र आ रहा है श्रीलंका के नीचे मालदीव्स का हिस्सा। 1988 में मालदीव में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त वहाँ की आवाम
की दरख्वास्त पर भारत ने फ़ौजी कार्रवाई की और फ़ौजी कार्रवाई करके अवाम की मुकर्रर करदा जो हुकूमत थी उसे दोबारा से मालदीव्स में कायम किया था। तो श्रीलंका और मालदीव्स इन दोनों ममालिक में भारत ने अपनी फ़ौज भेजी थी अमन कायम करने के लिए। ये बैनुल अक़वामी सतह पर भारत की पहली मुहिमें थी कि भारत ने अपनी फ़ौज किसी दूसरे मुल्क में अमन कायम करने के लिए रवाना की होती। पांचवी अहम बात थी डिफाई टेक्नोलॉजी की। देखिए ये वो दौर था जब भारत डिफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। ख़ास तौर से 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भारत ने आगाज़ किया था, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए भारत ने कोशिशें यहाँ पर शुरू की थी। और इसी कोशिश का नतीजा ये था कि भारत में अग्नि पृथ्वी जैसे आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने वाले मिसाइल बनाए गए थे, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, निर्भय सबसोनिक, सबमरीन पर प्रवास करने वाले मोबाइल जिसमें K4 K5 बैलिस्टिक मिसाइल जो ज़मीन से फ़िज़ा में, फ़िज़ा से ज़मीन में वार कर सकते हैं, जिसमें पृथ्वी प्रद्युमन और दीगर मिसाइल इसमें शामिल थे। तो भारत ने 1983 में जो प्रोग्राम शुरू किया था, इसके तहत भारत ने बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ मिसाइल के प्रोग्राम में तरक्की हासिल की थी। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला एक अहम मसला भारत के सामने उस वक्त था अंदरूनी सलामती का। ख़ास तौर से भारत की जो शुमाल मशरक़ी रियासतें थीं, यहाँ पर बहुत बड़े मसाइल भारत को फेस करने पड़ रहे थे। ख़ास तौर से उल्फा नागा बोडो जैसी तंजीमें उस वक्त काफ़ी सरगर्म थी। इसके अलावा नक्सलिज़म ये भी तेज़ी के साथ इस दौर में फैल रहा था। आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा पंजाब में तेज़ी के साथ हो रहा था। कश्मीर में दहशतगर्दी बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी। और साथ ही 1974 का एटमी धमाका, 1987 में श्रीलंका और 1988 में मालदीव में फ़ौजी कार्रवाई, ये सारी चीज़ें उस वक्त भारत के अंदरूनी सलामती के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज थी, काफ़ी बड़ा मसला था। लेकिन भारत ने तकरीबन सभी चीज़ों पर आसानी के साथ काबू उस वक्त पा लिया था। तो अजीज़ तलबा तालबात, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में चौथे मरहले के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।